नमस्कार दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश लाइन अटेंडेंट 27 मार्च को कंडक्ट कराया गया पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और ये शिफ्ट सेकंड के पेपर को सॉल्व करेंगे। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न कहीं ना कहीं दोस्तों रिपीट होते हैं और एक अलग ही लेवल के प्रश्नों का सामना इस पेपर के माध्यम से आपको करना पड़ेगा। तो उसका सॉल्यूशन हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए, अगर आप अपने एग्ज़ाम के लिए एक उद्देश्य बना चुके होंगे कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो फिर आपको इस सेशन में बने रहना चाहिए और फिर इसका सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, जो प्रश्न है वो है हमारे टेक्निकल खंड के, और जिसमें 3 खंड हैं, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, और दूसरी है इंजीनियरिंग ड्राइंग, और तीसरा जो है वो ट्रेड थ्योरी है। तीनों खंड को सॉल्व करेंगे। टोटल 60 प्रश्न के साथ हम ये सॉल्यूशन करा रहे हैं। और फिर आप देखिएगा यहाँ से जो प्रश्नों का लेवल है वो किस लेवल का प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। हर एक टॉपिक से प्रश्न उठाया गया है, हर एक खंड से। ये देखिए, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, टोटल 60 क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। और पहला क्वेश्चन जो है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का है। प्रश्न क्या पूछा गया था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का अध्ययन करने का सही उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या नहीं है। यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को अध्ययन हम क्यों करते हैं ये नहीं पूछा रहा है, ये पूछ रहा कि क्यों नहीं करते हैं, इसमें से वो कौन सा ऑप्शन है। गणना सीट यानी कि कैलकुलेशन सीट और योजनाबद्ध आरेख यानी कि स्कीम डायग्राम से सूचना को अमूर्त न करने का कौशल विकसित करना। ये जो न वाली बात है दोस्तों, यही इसको सही बनाता है, यानी कि ये गलत है ना। हम कैलकुलेशन सीट के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ जो स्कीम डायग्राम है इसको हम पढ़ते हैं, इसको हम समझते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग को अध्ययन करने का यही हमारा एक उद्देश्य होता है, ठीक है। जब आप किसी भी प्रकार के पैनल वायरिंग को करेंगे या स्टार्टर की वायरिंग करेंगे तो आपको स्कीम डायग्राम दिया जाएगा। वहाँ से आपको कैसे कैसे कौन सी वायर कहाँ जाएगी और कौन सी वायर कहाँ कनेक्ट होगी वो स्कीम डायग्राम में दिया हुआ होता है। इसीलिए स्कीम डायग्राम को समझना है ना, इसके कौशल को विकसित करना ड्राइंग का एक मुख्य उद्देश्य होता है। जो दूसरा सवाल था वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में निम्नलिखित में से किस परिपाटी का उपयोग किसी वस्तु को समतल पर काटा हुआ दिखाकर उसके आंतरिक विवरण को दिखाने के लिए किया जाता है। आप देखते होंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि ये एक शंकु है ना, ये एक क्या है, ये एक शंकु है। शंकु के इंटरनल पार्ट को कैसे दिखाया जाता है, डैश डैश लाइन से। ये इंटरनल पार्ट है, ये कौन सी है, ये है आंतरिक भाग। इस भाग को डैश डैश लाइन से दिखाया जाता है। ये डैश डैश लाइन क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हिडन लाइन किसको दिखा रहा है, हिडन लाइन, यानी कि समतल पर काटा हुआ दिखाकर इसके आंतरिक विवरण को दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसको हम कहते हैं सेक्शनिंग लाइन, है ना। ये परिच्छेदन होता है। ये कौन सी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको परिच्छेदन कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ये एक ऐसा सवाल इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछा गया है जो बहुत कम पूछा जाता है, और जब किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है ऐसा सवाल तो विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि नहीं, ये एक आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा सवाल तो हमने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं है ना। तो ऐसी बात नहीं है, सब कुछ सिलेबस के अंदर का ही होता है। पूछ रहा है कि सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग। सिंगल स्ट्रोक लेटर क्या होता है कि पेंसिल की जो नोक होती है, जब आप उसको किसी एक स्थान से चलाना स्टार्ट करते हैं, है ना, और एक ही बार चलाते हैं, सिंगल बार उसको लिखते हैं, तो वो सिंगल स्ट्रोक लेटर कहा जाता है। जब दोबारा इसी पर आप चला देंगे तो वो कहलाएगा डबल स्ट्रोक लेटर। तो सिंगल स्ट्रोक लेटर जो होता है, इसमें बड़े अक्षर जो एक्स की चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, एक्स की चौड़ाई कितनी होती है, सब कुछ बताएंगे यहाँ पर। देखिए, एक्स की चौड़ाई पूछा है, मैं सब कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो आई लेटर होती है इसकी चौड़ाई होती है 1 mm, कितनी होती है 1 mm। दूसरी है जे और एल, इसकी चौड़ाई होगी
5 mm होती है। याद कर लिए, ये याद करने वाली चीज़ है। दूसरी है CE और F। CE और F इसकी चौड़ाई होती है अक्षर की 6 mm, ठीक है। और जो चौथा है ये है B D H G K O P R S T U और Z। इसकी चौड़ाई होती है 7 mm। यानी कि जितने भी ये लेटर हैं, इन लेटर की चौड़ाई कितनी होती है? 7 mm, है ना। कितनी होती है? 7 mm, 7 मिलीमीटर। फिर है आपका AQ हो गया और XY, इसकी चौड़ाई होती है 8 mm। साथ में जो आपका M होता है इसकी चौड़ाई होती है 9 मिलीमीटर और इसके बाद W की चौड़ाई होती है आपकी 12 mm। तो ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ना। I का 1 mm चौड़ाई है, J और L का 5, C F E का 6, B D H G K O P R S T U V Z का 7 mm, A Q X Y का 8, M का 9 और W का 12 mm। हो सकता है कि अगला एग्जाम जब भी आप देने जाओ तो आपको ये पूछ दे कि M की चौड़ाई कितनी होती है, तो वो होता है आपका 9 mm, है ना। किसी शिफ्ट में ये पूछा गया था W की चौड़ाई Q की चौड़ाई कितनी होती है, तो ये होती है 8 mm, ये होती है 8 mm, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 8 mm इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नोटबुक के साथ कभी भी क्लास को देखें तो नोटबुक के साथ देखें या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अगर आपके पास नोटबुक नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें और नोटबुक में जा करके इसको उतार लें। क्योंकि अगर कोई भी छात्र जब तैयारी के रेस में उतरता है दोस्तों, तो आप जैसे तैयारी करने वाले छात्र हज़ारों की संख्या में हैं। आप तो सिर्फ जैसे मूवी देखा जाता है या कोई इंटरटेनमेंट वीडियो देखी जाती है तो बस स्क्रीन सामने चल रही है, हम इंजॉय कर रहे हैं, है ना। लेकिन पढ़ने वाला छात्र इंजॉय के साथ पढ़ता है, लेकिन साथ में नोटबुक और कलम भी होता है, वो उसकी एक पहचान होती है, ठीक है। आगे सवाल पूछा गया था कि एक आयत बनाने के लिए हमें क्या जानने की ज़रूरत होती है। आयत बनाने के लिए क्या जानने की ज़रूरत होती है? आयत होती कैसी है? देखिए, आयत इस प्रकार की होती है। ये क्या है? आयत है ना। 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई के बारे में जानने की ज़रूरत होती है। आयत के 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई जो होती है ना, उसके बारे में जानने की ज़रूरत होती है। केवल लंबाई नहीं, ना ही केवल चौड़ाई और ना ही केवल परिमाप। किसके बारे में जानने की ज़रूरत है? 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई कितनी है, ये जानने की ज़रूरत है। वह कोण जो 180 अंश से अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? अब देखिए, ये आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस का सवाल पूछ लिया गया है, मैथ का सवाल पूछ लिया गया है कि 180 अंश से अधिक का कोण है तो कितना होगा। देखिए, एक बात लिखेगा कि अगर 180 डिग्री से कम है तो फिर उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे 180 डिग्री से कम जो होता है उसको अधिक कोण भी कही जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? न्यून कोण और अधिक कोण, है ना। उसको न्यून कोण कही जाती है और अधिक कोण के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अगर 180 डिग्री से कम है और 180 डिग्री से अगर अधिक है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या हो गया ये? प्रतिवर्ती कोण। लेकिन इसके साथ में अगर ये पूछ दिया होता कि अगर 180 डिग्री है, अगर 180 डिग्री है कोण का मान, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ऋजु कोण। उसको क्या कही जाती है? ऋजु कोण। तो तीनों कोणों के बारे में जानिए। 180 से कम है तो न्यून कोण या अधिक कोण, 180 से कम है तो और अधिक है तो प्रतिवर्ती, और 180 है एग्जैक्ट तो उसको ऋजु कोण कहा जाता है। फिर है इंजीनियरिंग ड्राइंग का सवाल, और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये एक ऐसा कॉमन सवाल है जो हर शिफ्ट में पूछा गया है। हर शिफ्ट में पूछा गया है कि ड्राइंग शीट का जो पेपर होता है A0 साइज वाली, A1 साइज वाली, A2 साइज वाली और A3 A4 वाली, इसका साइज एक्चुअल में कितना होता है ना। तो ये लंबाई और चौड़ाई साइज के बारे में बात करता है।
A0 जो होता है ये सबसे बड़ा साइज है, पेपर का सबसे बड़ा साइज है। इसकी लंबाई होती है 841 mm। ये किस में है? लंबाई हमेशा mm में होती है। और फिर ये है चौड़ाई, ये है चौड़ाई, ये भी है mm में, है ना। 841 mm लंबाई होगी और चौड़ाई कितनी होगी? 1189 mm A0 साइज पेपर की। अब A1 की कितनी होगी? 594 से 841। A2 की होती है 420 से 594 और A3 की होती है 297 से 420 mm चौड़ाई। ये इसकी लंबाई और चौड़ाई को बताता है। बाकी आप इसमें से मिलान कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग की सवाल है कि ड्राइंग में किसको दर्शाने के लिए डैशित मोटी रेखाओं का उपयोग किया जाता है। डैशित मोटी रेखाओं का मतलब क्या हो गया? ये मोटी रेखा है, ये क्या है? ये मोटी रेखा है और डैश डैश में है। हम इस प्रकार से किसे दर्शाते हैं या फिर किसे दिखाते हैं, है ना। तो ये हिडन आउटलाइन कोरों को दर्शाते हैं। किसको? हिडन आउटलाइन कोर। हिडन का मतलब हो गया छिपे हुए भाग को दर्शाते हैं। किसको? किसी भी वस्तु का छिपा हुआ भाग को अगर हमें दर्शाना होगा तो हिडन लाइन का प्रयोग करेंगे। हिडन, ये मोटी वाली हिडन लाइन, डैशित मोटी रेखा का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। निम्नलिखित में से किस प्रकार के चित्रात्मक दृश्य यानी कि पिक्टोरियल व्यू, है ना, में एक पृष्ठ चित्र तल के समांतर होता है तथा अन्य भुजाएं एक बिंदु पर लुप्त हो जाती हैं। इसको कही जाती है एक बिंदु परिप्रेक्ष्य, है ना, नॉन पॉइंट पर्सपेक्टिव, नॉन पॉइंट पर्सपेक्टिव। ठीक है। अगला जो सवाल पूछा गया था 49 नंबर का, ये मैथ का ही सवाल है और है तो बहुत इजी। अगर आपको आ रहा होगा तो इजी लगेगा, नहीं तो ये भी टफ है। समकोण त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा जो है वो है 17 सेंटीमीटर। इसका कर्ण कितना होगा ये ज्ञात करना है ना। इसका कर्ण कितना है ये ज्ञात करना है। देखिए कर्ण बराबर क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगेगी, है ना। अंडर रूट आपको क्या करना होगा? पहली भुजा का वर्ग करना होगा प्लस में दूसरी भुजा कितना है इसका वर्ग करना होगा। ठीक है ना। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर अंडर रूट 13 हम 169 प्लस 17 कितना होगा? 289, है ना। 17 हम 289, ये हो गया 289। ठीक। फिर हो जाएगी आपकी कर्ण बराबर अंडर रूट 9 दूना 18 हासिल 1 17 1 18, ये हो गया, है ना। ये हो गया 2 1 3 1 4, 488 कितना हो गया? 488। कुछ गलत हो रहा है। 13 हम 169, 17 हम 289। ठीक है, ये बात सही है। और फिर इसको जोड़िए, कितना हो गया? 9 दूना 18 हासिल 1। अच्छा, यहाँ 5 आएगा, है ना। 5 और 2 1 3 1 4, 458 आएगी, है ना। और 458 जो है ये किसका वर्ग है? 21.4 का वर्ग है। किसका है? 21.4। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जरा सा भी मिस्टेक अगर आप किए तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा, है ना। आंसर तक कभी पहुंचा जा ही नहीं सकता है, इसलिए बड़ा ध्यान से इसका कैलकुलेशन करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो घनत्व को सटीक रूप से परिभाषित करता है, यानी कि एग्जैक्ट बता रहा है कि जो घनत्व होता है वो क्या है। घनत्व जो होता है ये आयतन बटा द्रव्यमान है, यानी कि प्रति इकाई आयतन में पिंड का द्रव्यमान कितना होता है, यही घनत्व कहलाती है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा जल के सही क्वथनांक को निरूपित करता है। ये भी वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस का ही सवाल है ना। जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक देखिए IIT वाले साइंस थोड़ा सा कम ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। 10वीं 11वीं तक साइंस पढ़ते हैं, उसके बाद IIT करने चले गए तो साइंस भूल जाता है, ठीक है ना। वैसे तो IIT पूरा फिजिक्स है तो साइंस तो भूल ही जाएगा। तो क्वथनांक का मतलब ये होता है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आपकी जो पानी है वो उबलने लगेगा, ये होता है क्वथनांक का अर्थ। तो देखिए रियूबन में पूछा है ना, इसमें पूरा
अच्छा, हाँ देखिए, सेंटीग्रेड में अगर पूछा सेंटीग्रेड में कितना होता है, तो सेंटीग्रेड में होती है आपकी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में होती है 212 फ़ारेनहाइट, है ना। और र्यूमर में कितना होता है, 80 र्यूमर। अब देखिए डिग्री सेंटीग्रेड का तो मैच हो नहीं रहा, डिग्री सेंटीग्रेड 112 दे दिया है तो ये हो गया गलत। फ़ारेनहाइट 108 दे दिया है, होना चाहिए 212, तो ये भी गलत। केल्विन का 273 होता नहीं है। र्यूमर का सही बैठ रहा है, तो र्यूमर का कितना हो गया, 80। इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर आप इस शिफ्ट में एग्जाम दिए होंगे तो आप भी, उम्मीद है मुझे कि 80 ही करेक्ट किए होंगे, है ना, ताकि आपको नंबर भी मिल सके। तो सेंटीग्रेड का भी याद कर लेना आप, फ़ारेनहाइट का भी याद कर लीजिएगा, र्यूमर का भी याद कर लीजिएगा, है ना। तीनों का बता रहा हूँ मैं एक साथ, ताकि कभी र्यूमर के अलावा अगर फ़ारेनहाइट में पूछ दे तो आप, है ना, परेशान ना हो कि सर र्यूमर तो हमने पढ़ा ही नहीं है, क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट है 100 न्यूटन भार के एक ब्लॉक को 0.2 घर्षण गुणांक वाले पृष्ठ पर रखा गया है। ब्लॉक को स्थानांतरित यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। बहुत सिंपल सा है, 100 न्यूटन को आप घर्षण गुणांक 0.2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 20 न्यूटन बल आ जाएगा, है ना। अगला सवाल देखिए, ऐसे सवालों में समय नहीं लगाना है। देखिए समय बहुत मायने रखता है, एग्जाम में रखता है कि नहीं। ज़्यादातर जो छात्र होते हैं स्टूडेंट्स, वो समय की मारामारी में ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सर समय थोड़ा सा और समय मिल गया होता तो हम अच्छे से क्वेश्चन कर पाते हैं ना। तो ये बड़ा इशू रहता है टाइम का, इसलिए टाइम को ध्यान रखना है। उच्च तापमान के लिए थर्मामीटर में एल्कोहल की अपेक्षा मरकरी का मतलब क्या हो गया, पारा को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, यानी कि पारा बेटर है तो प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी मरकरी को क्यों दी जा रही है। देखिए कुल मिलाकर के थर्मामीटर और मरकरी का कंपेयर किया जा रहा है। तो अगर हम थर्मामीटर की बात करें, है ना, तो थर्मामीटर देखिए कई प्रकार के होते हैं। एक लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं और एक थर्मामीटर वो भी डॉक्टर यूज़ करते हैं जनरली, क्लिनिक वाले, है ना। तो देखिए जो क्लिनिक वाली थर्मामीटर होती है ना, जो थर्मामीटर होती है ये तो हमारा मतलब कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि मैक्सिमम 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को माप सकती है, इससे ज़्यादा नहीं माप सकती, ठीक है। और दूसरा जो प्रयोगशाला वाली होती है, लेबोरेटरी वाली, है ना, जो प्रयोगशाला वाली थर्मामीटर होती है ये मापती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि बर्फ -10 डिग्री सेंटीग्रेड में जम जाती है, तो बर्फ के तापमान को माप सकती है। -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को ये मापेगी। तो अब देखते हैं, ये थर्मामीटर का हो गया। अब देखा जाए मरकरी का, किसका, पारा का, पारा ही मरकरी होती है। तो पारा जो होता है ये कम से कम और अधिकतम देखा जाए तो पारा हमारा -37 से लेकर के, है ना, -37 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के -37 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के आई थिंक 357 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को माप सकती है ना। -37 से लेकर के -37 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 357 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को ये माप सकती है। कुल मिलाकर के ये देखा जाए -37 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ जम चुकी होगी तो बर्फ के तापमान को भी माप सकेगी, और 357 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाला अगर बर्फ जो है पानी जो है वो खौलता हुआ पानी होगा, उस पानी का भी तापमान मरकरी के द्वारा मापा जा सकता है। इसलिए दोस्तों उच्च तापमान, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हाई टेम्परेचर को हम किससे मापेंगे, हम मरकरी से मापेंगे। हाई टेम्परेचर इससे नहीं मापा जा सकता। 110 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से ज़्यादा का टेम्परेचर हम नहीं माप सकते हैं थर्मामीटर का उपयोग करके। क्लियर। चलिए एक और सवाल है मैथ का,
इससे निपटते हैं ना कि यदि एक शंकु का आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका आयतन जो है 1232 क्यूब सेंटीमीटर है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान दिया हुआ है 22/7, है ना। देखिए कैसे निपटना है ऐसे सवालों से आपको। ये हमारे पास एक शंकु है, ये शंकु है, ठीक है ना। ये एक क्या है, शंकु है। त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, पहले देखिए हमें इसकी हाइट पता करना है। इसकी हाइट, ये वाली हाइट है ना, ये वाली h हमें पता करना है। फिर ये तिर्यक हाइट पता करना है। इसको हम क्या कहेंगे, तिर्यक हाइट, ये कितना है ये भी पता करना है ना। तो पहले हमें क्या करना होगा कि शंकु का आयतन ज्ञात करना होगा, है ना। शंकु का आयतन, शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन 1232 क्यूब सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, देखिए शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम इसकी हाइट ज्ञात करेंगे, पहले ऊंचाई, इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, शंकु का आयतन चाहिए। तो शंकु का आयतन हमें दिया गया है कितना, 1232, है ना। कितना है, 1232 बराबर 1/3 है, 1/3 लिखिए, गुणे पाई 22/7 दिया हुआ है। ये देखिए ये है 22/7, है ना। गुणे r कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 × 7, हाइट हमें ज्ञात करना है ना। अब हमें यहाँ से h निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये होगा 1232 × 3 भी ऊपर चली जाएगी और 7 भी ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना। नीचे वाली पूरा शिफ्ट हो जाएगी ऊपर, और नीचे क्या आएगा 22 × 7 × 7, ये दोनों 7, ठीक है ना। जो काटता है काट दीजिए, बाकी गुणा भाग कर दीजिए। 7 से तो ये 7 निपट गई, ठीक है। हाँ 22 कितने बार में जाएगी, 1232, 22 पंचे 56 बार में जा रही है। कितने बार में, 56 बार में जा रही है ना। 56 टाइम पे 22 और 56 का गुणा करेंगे तो 1232 आएगा, ठीक है ना। ये हो गया। फिर ये भी तो कट रहा है, 8 × 7 = 56, है ना। 8 × 24 कितना हो गया, 24 मीटर। तो ये हाइट कितना मिल गया हमें, 24 मीटर, ठीक है। ये 24 मीटर इसकी हाइट हो गई, ठीक। इसके बाद क्या ज्ञात करना है, तिर्यक हाइट। इसके बाद ज्ञात क्या करना है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, है ना। ये तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, तिर्यक ऊंचाई जो है ये त्रिज्या स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, है ना, ये सूत्र होगा। तो √r कितना है, 7 का वर्ग कर दीजिए, प्लस हाइट हमें 24 मिला है तो ये 24 हो गया, है ना। 7 × 7 = 49 प्लस 24 हम कितना होता है 576, है ना। 24 × 24, 4 × 16, 4 × 8, 4 × 8, 2 × 4, 8 × 16, 566, है ना। 4 × 16, 4 × 8 1 9 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। 4 × 8, 2 × 4 6, 17, 4 1 5, 576 होगा। कितना होगा, 576, ठीक है। जोड़िए इसको, कितना आता है, 9 × 6 = 15, हासिल 1, और 7 × 3 = 10, 11 × 1 = 12, 5 × 1 = 625, है ना। √625, ये 25 का वर्ग हो जाएगा, 25 का वर्ग मीटर, है ना। ये तिर्यक हाइट कितना मिल गया हमें, 25 मीटर। अब हम निकालेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो ये है पाई r/l। l क्या है, तिर्यक हाइट, है ना, लंबाई। तो पाई का मान कितना है, 22/7, ठीक है। r हमारे पास कितना है, 7 × l कितना मिल गया, 25, ठीक है ना, 25।
तो देखिए आसान हो गया कि नहीं, 7 से 7 ये निपट गया और 25 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 550 सेंटीमीटर। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 550 वर्ग सेंटीमीटर। बताइए समझ में आए? मैं साइड हो जा रहा हूं, एक बार कैलकुलेशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, खुद भी कैलकुलेशन करके देखिए। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप खुद कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, चलिए जो सवाल अगला है वो है 4/5। ठीक है, 4/5 और को 16/15 को 16/15 से विभाजित करने पर परिणाम कितना आता है। 4/5 को विभाजित करना है 16/15 से, तो क्या हो जाएगा 4/5 गुणे 15/16। ठीक है, अब एक काम करिए, इसको सरल बनाने के लिए ऊपर अंश का अंश से गुणा कर दीजिए। 15 गुणे 4, 15 चौके 60, फिर है 5 गुणे 16, 16 पंचे 80, ये हो गया 60/80। देखते हैं ऐसे में आंसर आता है कि नहीं है आता। 60/80 कितना हो जाएगा, कट रहा है कुछ से, 10 से तो कटेगा नहीं, 20, 15, 20 से कटेगी, 20 23 60, 20 चौके 80, है ना, 3/4। पता नहीं आंसर आया कि नहीं, आ तो गया है 3/4 करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसे आपको सॉल्व करना था। ठीक, नेक्स्ट अगला, कार्बन इस्पात में कार्बन अंश सामान्यतः कितना होता है, यानी स्टील और कार्बन दोनों मिक्स है और इसमें स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत होता है, 0.15 से 1.5% होता है ना। फिर है अर्थिंग का मुख्य कार्य क्या है, अचालकी धातु पार्ट्स को निम्न प्रतिरोध चालक द्वारा भूमि से जोड़ना। यानी कि अर्थिंग का सवाल इतना ज़्यादा आया है, हर शिफ्ट में अर्थिंग को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है, क्योंकि लाइन अटेंडेंट आप काम कर रहे हैं और आपको सेफ्टी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, यानी कि विद्युत झटका से आपको कैसे बचना है। ठीक है ना, अर्थिंग एक तरीका है बचने का लीकेज करंट से, तो उसके बारे में इन्होंने बहुत सारे सवाल पूछा हुआ है और आप यहाँ से देख सकते हैं कि रॉड अर्थिंग की 2.5 मीटर रॉड होती है रॉड अर्थिंग में, है ना। विद्युत प्रणाली में अर्थिंग ग्राउंडिंग में अंतर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर अर्थिंग है, ये मतलब कि अर्थिंग के बारे में इतने सारे सवाल पूछे गए हैं। अगला है, यदि कोई डीसी मोटर टर्मिनल वोल्टेज का अभाव या अनुपस्थिति के कारण चालू नहीं हो रही है, यानी कि कोई डीसी मोटर है और टर्मिनल पर कोई वोल्टेज ही नहीं है, तो वो चालू होगा नहीं। ठीक, तो किस चीज़ की जांच करना चाहिए, नेम प्लेट रेटिंग की जांच करना चाहिए, है ना, कि नेम प्लेट पर जितना वोल्टेज दिया गया है उतना वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नेम प्लेट पर 230 वोल्ट लिखा है तो मोटर को चालू होने के लिए देखिए 230 वोल्ट चाहिए, प्लस माइनस 3% कम कर दीजिए उसमें से, लेकिन फिर भी उसको 170 वोल्ट चाहिए। अगर उतना नहीं देते हैं लगभग 170 वोल्ट तो चालू नहीं होगी। डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग को कैसे संयोजित किया जाता है, आर्मेचर के समांतर क्रम में। थोड़ा सा मैं स्कीम डायग्राम इसका बना के दिखा देता हूँ। ये है हमारी आर्मेचर, ये है कार्बन ब्रूस, है ना, और यहाँ पर होती है शंट फील्ड वाइंडिंग, यहाँ पर होती है शंट फील्ड वाइंडिंग, और यहाँ से हम क्या देते हैं, डीसी सप्लाई, यहाँ से हम क्या देते हैं, डीसी सप्लाई। ये है आर्मेचर और ये है शंट फील्ड वाइंडिंग, है ना। यहाँ पर शंट फील्ड करंट चलेगी, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। ये होती है इस प्रकार से शंट फील्ड वाइंडिंग। अगला है कि उच्च प्रवर्तन बलाघूर्ण यानी कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क और उत्तम स्पीड रेगुलेशन दोनों की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों में किस प्रकार के डीसी मोटर सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो ये एक कंपाउंड मोटर होते हैं, क्योंकि कंपाउंड मोटर में शंट मोटर का भी गुण होता है और सीरीज मोटर का भी गुण होता है ना। डीसी मोटर में चाल आर्मेचर वोल्टेज के समानुपाती और फील्ड करंट के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्पीड है वो क्या है, वोल्टेज के समानुपाती है। अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो मोटर की स्पीड भी बढ़ेगी, वोल्टेज घटाएंगे तो मोटर की स्पीड भी घट जाएगी। उसी प्रकार से अगर स्पीड को हम आर्मेचर का फील्ड करंट से देखें तो आर्मेचर करंट को अगर आप बढ़ाएंगे तो स्पीड घट जाएगी, आर्मेचर करंट को अगर घटाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएं।
आगे बढ़ते हुए सवाल हमें मिला कि वाइंडिंग डिजाइन में अग्र अंतराल का महत्व क्या होता है ना। फ्रंट पिच, फ्रंट पिच किसको कहते हैं, थोड़ा सा आप समझने की यहाँ से कोशिश करिएगा। फ्रंट पिच किसको कहते हैं, है ना। ये देखिए, ये है कम्यूटेटर का अलग अलग खंड, 1 खंड, 2 खंड, 3, 4, है ना, ये खंड है। अब यहाँ से हम वाइंडिंग डालते हैं। वाइंडिंग डालेंगे कैसे, देखिएगा। ठीक है, ये एक हो गया, ये एक कॉइल कंप्लीट हो गई, ये दूसरी कॉइल हो गई, ठीक है ना, ये दूसरी कॉइल हो गई। अब आप देखिए फ्रंट पिच कहते किसको है, फ्रंट पिच उसको कहा जाता है कि पहले कॉइल का दूसरा साइड और दूसरे कॉइल का पहला साइड। तो ये कौन सा है, ये कॉइल पहला है और ये है कॉइल दूसरा कॉइल है ना। तो पहले कॉइल का दूसरा साइड कौन हो गया, ये हो गई, और दूसरे कॉइल का पहला साइड कौन हो गया, ये हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रंट पिच। और फ्रंट पिच जो होता है इसको YF से लिखा जाता है। फ्रंट पिच हमेशा कम्यूटेटर सेगमेंट के एक ही खंड से जुड़ा होता है। देखिए, इसका भी और इसका भी, दोनों तार कम्यूटेटर के एक ही सेगमेंट से कनेक्ट है कि नहीं है। और इसलिए ऐसा काम किया जाता है डीसी मोटर के अंदर कि यह कुंडली के वितरण को प्राथमिक प्रभावित करता है और हार्मोनिक्स को कम करता है। हार्मोनिक्स को कम करने के लिए ऐसा काम किया जाता है। डीसी जनित किस नियम पर कार्य करता है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे काम करता है ना। ये हम जब से पढ़ते हैं, मोटर शुरू करते हैं पढ़ना, तभी से इसको हम सीख लेते हैं। डीसी मशीन में शब्द कुंडली अंतराल यानी कि पोल पिच का क्या अर्थ है, पोल पिच का क्या अर्थ है, दो आसन्न कुंडलियों के केंद्रों के बीच की दूरी। हमें नहीं समझ में आया सर दो आसन्न कुंडली किसको कहते हैं, तो फिर से समझिए, ये है कम्यूटेटर पिच, ये क्या है, कम्यूटेटर पिच। और फिर यहाँ से वाइंडिंग देखिए किस प्रकार से, कॉइल, ये क्या है, ये कॉइल है ना, कॉइल है। तो दो आसन्न, ये है देखिए, दो आसन्न कुंडली है ना, दोनों साइड एक कॉइल है, कॉइल के दोनों साइड के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पोल पिच, कॉइल पिच कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कॉइल पिच। यदि एक डीसी मशीन में ध्रुवों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो पोल पिच पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पोल पिच पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत से छात्र ऐसे सवाल में अटक जाते हैं। याद रखिए एक बात को कि पोल पिच है ना, फुल पिच वाइंडिंग में कितने डिग्री का अंतर होता है, याद रखना हमेशा फुल पिच वाइंडिंग को, है ना। फुल पिच वाइंडिंग में 180 डिग्री का अंतर होता है, होता कि नहीं, होता है ना, फुल पिच वाइंडिंग में 180 डिग्री का अंतर, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि डीसी मशीन में पोल की संख्या दोगुनी कर दी जाए। अगर पोल की संख्या दोगुनी, जैसे कि दो पोल में पोल पिच कितना होगा, 180 अंश, तो 4 पोल में कितना हो जाएगा, जस्ट इसका हाफ 90 डिग्री हो जाएगी। अगर इसका डबल कर दे 8 पोल, तो 8 पोल में कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो पोल जैसे आप बढ़ा रहे हैं, ध्रुव अंतराल पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, कम हो रहा है। 180 अंश का आधा कितना है, 90 का आधा कितना है, 45 डिग्री। तो कम हो रहा है ना, आधा हो रहा है, तो ध्रुव अंतराल आधा हो जाएगा। ये देखिए, ये 1/2 हो रहा है ना, तो ये भी 1/2 यहाँ पर भी हो गया, ठीक है, ये है। फिर है कि डीसी मशीन के आर्मेचर में 72 चालक हैं और 36 कुंडलियाँ हैं और 36 स्लॉट भी हैं और 4 ध्रुव है, पोल पिच ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सवाल था। पोल पिच बराबर क्या हो गया, आर्मेचर में चालकों की संख्या, है ना, आर्मेचर में कुल चालकों की संख्या कितना है, उसको किसके साथ में आपको विभाजित करना है, ध्रुव की संख्या के साथ, है ना, ध्रुव की कुल संख्या। तो देखिए आर्मेचर चालक कितना दिया हुआ है, 72, और ध्रुव कितने हैं, 4, 18 चौके 72, कितना हो गया, 18, है ना। ये देखिए चालक के पदों में 18। तो बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ नहीं। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल जो है वो है 70 नंबर का।
पूछ रहा है आपसे कि एक न्यूट्रल बिंदु है ना, एक न्यूट्रल बिंदु तक अभिगम्य वाले स्टार कनेक्टेड संतुलित भार के लिए एकल वाट मीटर विधि का उपयोग करके कुल शक्ति की गणना कैसे करेंगे। यानी कि ये लाइन अटेंडेंट जो है ये आपको ये सिखा करके मानेंगे, ये आपसे पूछ रहे हैं मतलब कि क्या आपको रीडिंग लेना आता है या नहीं आता, रीडिंग लेना आता है या नहीं आता। और पावर की रीडिंग के लिए 3 मेथड है ना, कितने मेथड, 3 है। पहला है 1 वाट मीटर, 1 वाट मीटर विधि, ठीक। 1 वाट मीटर विधि से आप क्या कर सकते हैं, संतुलित भार वाले सर्किट का, संतुलित भार वाले सर्किट का आप पावर गणना कर सकते हैं, पावर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और पावर का कैलकुलेशन कैसे करना होता है इसमें कि टोटल पावर बराबर 3 गुणे वाट मीटर, 3 गुणे वाट मीटर। यानी कि टोटल पावर अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो 3 का मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ में, वाट मीटर रीडिंग के साथ में, है ना। वाट मीटर जितना रीडिंग दिखाएगा उसको 3 के साथ आप गुणा कर दीजिए। क्यों 3 के साथ गुणा करेंगे कि क्योंकि कनेक्शन किस में है, स्टार में है। स्टार कनेक्शन किस में किया जाता है, 3 फेज में की जाती है, इसलिए 3 गुणे वाट मीटर रीडिंग के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल पावर निकल करके आ जाएगी। दूसरा जो विधि है ये 2 वाट मीटर विधि होती है। 2 वाट मीटर विधि में क्या होता है कि इसमें असंतुलित, है ना, इसमें असंतुलित भार वाले सर्किट का आप टोटल पावर ज्ञात करते हैं, है ना। और इसमें एक होता है 3 वाट मीटर। 3 वाट मीटर में क्या होता है कि संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार के लोड में आप पावर की गणना कर सकते हैं। लेकिन टोटल पावर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है W1, टोटल पावर बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, ऐसे जितने भी वाट मीटर लगे होंगे, है ना। 3 वाट मीटर विधि है तो 3 ही वाट मीटर लगे होंगे, कितने लगे होंगे। तो इस प्रकार से सभी वाट मीटर की रीडिंग को आप जोड़ देंगे, टोटल वाट मीटर आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए ये होगा। विद्युत शक्ति को प्रत्यक्ष मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करेंगे। तो पावर को मापने की बात बोला जा रहा है। पावर तो वाट मीटर से मापते हैं, ओम मीटर से प्रतिरोध आप मापेंगे, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापेंगे, एम्पेयर मीटर से धारा का मापन करेंगे। ये एक सवाल है जो है तो थोड़ा सा बड़ा सा, लेकिन इसमें दम नहीं है ना। ऊर्जा मीटर यानी कि किलोवाट हावर मीटर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट सही है, करेक्शन बताना है आपको कि विभव कुंडली प्रेशर कॉइल, इसको पीसी भी कही जाती है, विभव कॉइल लोड में संयोजित की जाती है, ठीक बात है। जो पीसी होता है इसको डायरेक्ट लोड के साथ कनेक्ट करी जाती है, ये बात सही है, इससे हम सहमत हैं। फिर है करंट कुंडली यानी कि सीसी को महीन तार, यहीं पर मिस्टेक हो गया, महीन तार नहीं होता, ये मोटे तार और कम टर्न के करंट कुंडली होती है, ठीक है ना। और कई फेरों से कुंडलित किया जाता है, ये बात ही गलत है ना। ये बात किसके लिए सही होता है, पीसी के लिए। जो प्रेशर कॉइल होती है वो पतले तार अधिक टर्न के होते हैं, है ना, ये गलत हो गया। फिर विभव कुंडली में अत्यधिक वोल्टता के कारण विसर्पण उत्पन्न हो सकता है। विसर्पण का मतलब स्पार्किंग, तो स्पार्किंग उत्पन्न होगी अगर वोल्टेज हाई होगा उस केस में। परमानेंट ब्रेक मैग्नेट एक विरोधी बलागुण उत्पन्न करता है जो एल्यूमिनियम डिस्क के वर्तन बलागुण के विरुद्ध कार्य करता है, ठीक है। एक विरोधी टॉर्क जनरेट होता है। देखिए क्या होता है कि जो मैग्नेट होता है उस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी के वजह से एक टॉर्क उत्पन्न होता है, जो टॉर्क एल्यूमिनियम के डिस्क को घुमाती है और एनर्जी मीटर जो होती है किलोवाट हावर मीटर वो रीडिंग दिखाती है। रीडिंग दिखाने का मतलब रीडिंग बढ़ती है, जैसे 1 2 3 फिर अपने आप 4 में चली जाती है, फिर अपने आप 5 में चली जाती है। ये किस पे डिपेंड करता है कि आप कितना पावर खपत कर रहे हैं। अगर पावर खपत नहीं करेंगे तो ये एल्यूमिनियम डिस्क नहीं घूमेगी। कब घूमती है, जब पावर का कंजप्शन होता है। तो ये बात सही बोल रहा है, यानी कि 1 3 और 4 ये 3 बातें सही है, केवल 1 3 और 4 ये बातें जो है ये बिल्कुल सही है।
फिर है अगला सवाल पूछा गया था कि मापन उपकरणों का अंशांकन यानी कि कैलिब्रेशन क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए कैलिब्रेशन तो किसी भी मीटर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वहीं से हमें यथार्थ मान का पता लगता है। यथार्थ मान का पता लगने का मतलब कि कोई एक एम्पियर मीटर है, वो मान के चलिए कि सर्किट में 40 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रही है, तो वो मीटर 40 एम्पियर का रीडिंग हमें दे रही है। अब हमें कैसे विश्वास हो कि वो 40 मीटर की रीडिंग 40 एम्पियर सही रीडिंग दे रही है एम्पियर मीटर। कैलिब्रेशन जब होगा तो हमें ये विश्वास करना होगा, हम विश्वास कर सकते हैं। और दूसरी बात कि यथार्थ मान और विश्वास है ना, विश्वसनीय बनाता है अंशांकन और यथार्थ मान दिखाता है अंशांकन। दोनों चीज़ के लिए जो कैलिब्रेशन है वो आवश्यक है, यानी कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि मापन वास्तविक मान के अनुरूप है या नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो अपरिवर्तित प्रतिरोधक यानी कि फिक्स्ड रेजिस्टेंस रजिस्टर का सही वर्णन करता है। देखिए रजिस्टेंस अलग चीज़ है और रजिस्टर अलग चीज़ है। रजिस्टर एक युक्ति है, एक डिवाइस है, और रजिस्टेंस उस रजिस्टर के अंदर विद्यमान गुण, उसका प्रॉपर्टीज, ये होता है रजिस्टेंस। ये फिक्स रजिस्टर है, इसका मतलब कि जो प्रतिरोध का मान है वो नहीं बदलेगा, प्रतिरोध के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे वातावरण में परिवर्तन आए, यानी वातावरण के तापमान में परिवर्तन आए। तापमान में परिवर्तन आने से भी ये प्रतिरोधक अपने मान में परिवर्तन ना करे, वो फिक्स रेजिस्टेंस होता है ना। शुद्ध कैपेसिटर परिपथ में धारा अनुप्रयुक्त ईएमएफ किसके अग्रगामी होता है, ये तो 90 डिग्री है। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर सर्किट कैसा है, प्योर कैपेसिटर वाली है ना, तो इसके बीच में जब करंट और वोल्टेज का ग्राफ हम देखते हैं तो कैसा ग्राफ हमें दिखता है। देखिए पहले मैं बनाता हूँ ग्राफ इस प्रकार से ना, ये देखिए ये ग्राफ है, ठीक, ये ग्राफ है। अब इसको देखिए क्या करते हैं, देखिए ये है 90 डिग्री, 180, 270 और यहाँ पर है 360 है ना। यहाँ पर चलो लिख देता हूँ मैं, ये है 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, 270 डिग्री पर और ये है 360 डिग्री पर। अब हम बनाते हैं दूसरा ग्राफ यहाँ से, ये देखिए है ना। अब देखिए क्या है, ये है रेड वाली वोल्टेज, रेड वाली क्या है वोल्टेज, और ये आसमानी कलर का जो है ये है करंट, है ना। तो ग्राफ को देखिए कि 360 डिग्री इसका यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना, और इसका 360 डिग्री यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में गैप कितना है, तो गैप है 90 डिग्री का। कितना है, 90 डिग्री का, क्योंकि 360 में 270 को माइनस करिए 90 डिग्री आएगा, तो 90 डिग्री का गैप है, यानी कि वोल्टेज आगे है 90 डिग्री करंट से, या करंट पीछे है 90 डिग्री वोल्टेज से। दोनों बातें आप कह सकते हैं ना। ये किस केस में होता है, शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट के केस में। लेकिन अब इतना तक हम बात कर चुके हैं तो थोड़ा सा पावर को भी देख लेते हैं, पावर का क्या माजरा है यहाँ पर। तो पावर देखिए, पावर बराबर क्या होता है, VI cos थीटा, ठीक है। अगर हम वोल्टेज 1 वोल्ट मान लें, करंट 1 एम्पियर मान लें, और cos फाई कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो पावर बराबर 1 गुणे 90 डिग्री का मान होता है 0, तो पावर हमारा टोटल मिला जुला करके कितना हो गया 0 वाट, यानी कि पावर खपत बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में पावर लॉस कितना होता है, 0 होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 आया कि नहीं आया है, 0 आया है ना। इसका मतलब हमारी बात बिल्कुल सही है। फिर यदि किसी पदार्थ के परावैद्युतांक का मान घटता है तो कैपेसिटर की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, धारिता देखिए कम हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक का मान घटता है तो धारिता कम हो जाती है, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक है उसी में वैद्युत क्षेत्र स्टोर होता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरैखिक प्रतिरोधक है, वो है हमारा थर्मिस्टर। थर्मिस्टर अरैखिक प्रतिरोध है, क्योंकि थर्मिस्टर जो है ये एनटीसी के कैटेगरी में आता है ना, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर का मान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान घटेगा, है ना। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए थर्मिस्टर है ये अरैखिक प्रतिरोध है। किस प्रकार का रेजिस्टेंस है, अरैखिक।
कृत्रिम स्थायी चुंबकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है? तो ये है निकिल। देखिए परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं हम। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या हो गया? XL। XL क्या है? प्रेरित यानी इंडक्टर के कारण एसी धारा प्रवाह की विपरीतता, यानी कि धारा के प्रवाह में जो धारा के मान में जो परिवर्तन हो रही है उस परिवर्तन के विरुद्ध काम करता है। किसी इंडक्टर में प्रेरित प्रतिघात वोल्टता और धारा के बीच कला संबंध यानी कि फेज रिलेशनशिप को कैसे प्रभावित करता है? इसके कारण धारा वोल्टता से 90 डिग्री पश्चात की ओर हो जाती है ना। इंडक्टेंस में तो ये होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस में। चलिए ये एक इंडक्टर पर सवाल भी इन्होंने पूछ लिया है। सवाल क्या है? चलिए सवाल देखते हैं सीधे। XL बराबर क्या होता है? 2πfL है ना। हमसे क्या पूछ रहा है? इंडक्टर L पूछ रहा है, तो L बराबर क्या हो जाएगी? XL बटा 2πf, ये हो जाएगी सूत्र। XL कितना दिया हुआ है? 3.77, 3.77, 2 गुणे 3.14 गुणे फ्रीक्वेंसी तो 60 हर्ट्ज है ना। यहाँ से देखिए 60 हर्ट्ज है, तो देखिए ये पॉइंट तो सीधा कट रहा है, पॉइंट तो सीधा कट रहा है। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो 0.01 हेनरी आएगा। सिंपल सी बात है ना, आप करके देख लेना। किस प्रकार के रिले में कार्य करने के लिए द्विधात्विक तत्व का उपयोग किया जाता है? ये तो वो होती है ना जो स्टार्टर में यूज लगाते हैं, स्टार्टर में यूज करते हैं, तापीय रिले, थर्मल रिले। इसमें एक बाईमेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है, वो बहुत ही पतली पत्ती होती है। जो तापमान बढ़ेगा, देखिए तापमान कैसे बढ़ता है स्टार्टर में, इसके खेल को समझिए, है ना, इसके थ्योरी को समझिए, तापीय रिले कैसे पिघलती है। इसके अंदर जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर के अंदर ओवरलोड से बचने के लिए हम थर्मल रिले का प्रयोग करते हैं। जब मोटर ओवरलोड होती है तो पता है क्या होता है? ओवरलोड के केस में मोटर कभी नहीं कहती कि मेरी कैपेसिटी इतना है तो मैं इतने ज़्यादा लोड को नहीं चला सकता। मोटर हमेशा कहेगी कि मेरे पे कितना भी लोड डाल दो मैं चला लूँगा। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब लोड बढ़ता है तो सप्लाई से सप्लाई करंट की डिमांड होती है कि जितना करंट आ रहा है पहले से उसके अकॉर्डिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है और वो टॉर्क रोटर को घुमा रही है, यानी कि लोड को चला रही है। अब जब ज़्यादा आप लोड डाल देंगे तो ज़्यादा करंट की ज़रूरत होगी, लेकिन जो मोटर के अंदर वाइंडिंग लगी हुई है वो उसी अकॉर्डिंग वाइंडिंग लगी हुई है कि ये फुल लोड को चला सके। उससे ज़्यादा लोड अगर हम डालते हैं तो फिर उसमें ज़्यादा करंट आएगा और ज़्यादा करंट के कारण वो हीट हो जाएगी, और हीट हो जाएगी तो मोटर की कॉइल जल जाएगी। अब हमें मोटर की कॉइल को जलाना नहीं है, इसलिए क्या होगा? हीट होगी, और उस हीट वो जो मैक्सिमम करंट पास होगा वो मैक्सिमम करंट थर्मल रिले के माध्यम से पास होगी, और थर्मल रिले हो जाएगी हीट। और हीट होते ही थर्मल रिले क्या है? एक बाईमेटेलिक स्ट्रिप है, पत्ती है। हीट होते ही वो क्या होती है? वो मुड़ जाती है, और मुड़ते ही NC से NO बन जाती है, यानी कि नॉर्मली ओपन हो जाती है और करंट बाईपास नहीं हो पाती, मोटर हमारी रुक जाती है। ये देखिए ये चीज़ें अगर डायग्राम अगर हो हमारे सामने तो अच्छे से मैं समझा पाऊंगा उसको, है ना। वैसे भी अगर जिसको स्टार्टर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है वो तो समझ गया होगा मेरी बात को, ठीक। समांतर क्रम में जुड़े एक, अब देखिए इंडक्टर से कितने सवाल पूछ लिया, है ना। जिस टॉपिक को मतलब इन्होंने पकड़ लिया एक बार तो उसमें से लगातार दे धड़ाधड़ सवाल पूछते ही रहे। समांतर क्रम में जुड़े हैं 3 इंडक्टर, L1 3 हेनरी का है, L2 6 हेनरी का है और 9 हेनरी का L3 है। कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। टोटल इंडक्टर बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9 कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम निकालेंगे कितना होगा? 18 होगा ना। 18 3 3 6 का 18, 6 3 का 18, 9 दूना 18, ठीक है ना। 6 3 9 2 11/18, ये हो जाएगा हमारा 18/11। इसको आप डिवाइड कीजिएगा 1.63 हेनरी आएगी, है ना। चलिए एक और सवाल है रजिस्टर से नीचे दी गए परिपथ के टर्मिनल X और Y के बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए। ये है X, ये है Y। बड़ा सिंपल सा आंसर है। 10 और 10 पैरेलल में है, 10/2 कर दीजिए 5 हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल में है, 10/2 कर दीजिए, ये हो जाएंगे 5, ठीक है ना। ये कैसे, ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब पैरेलल में जो जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं वो सब एक मान के होने चाहिए, समान मान के होना चाहिए, है ना, तभी। यानी कि
प्रतिरोध का मान बटा सर्किट में लगे टोटल प्रतिरोध का मान। ये वाला टोटल प्रतिरोध कितना है, एक प्रतिरोध का मान 10 है और टोटल 10 ओम के 2 प्रतिरोध है, तो 10 बटा 2 5 हो जाएगा, ये 10 बटा 2 5 हो जाएगा, और 5 सीरीज में हो गए तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ये है आपकी 10 ओम। ठीक है, ये सवाल देखिए, इस पे हम ऑब्जेक्शन लगाएंगे, है ना, इस पे हमें क्या करना है, ऑब्जेक्शन लगाना है। क्यों लगाना है, देखिए क्लास ए इंसुलेशन जो है इसके लिए किस कुंडलन रोधन सामग्री का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये लेदराइड पेपर इन्होंने आंसर दिया हुआ है, लेकिन जो लेदराइड पेपर है ना ये क्लास बी प्रकार का है, क्लास बी प्रकार का है, जिसका 130 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सहन करने की क्षमता है, ठीक है ना। तो लेदराइड पेपर जो है 130 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सह सकता है और क्लास बी प्रकार का ये इंसुलेशन माना जाता है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर और मोटर में जब वाइंडिंग करी जाती है तो वाइंडिंग के बीच में डाला जाता है इस लेदराइड पेपर को। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त अक्रिस्टलीय क्रोडों को प्राथमिक विशेषता क्या होती है, प्राथमिक विशेषता ये होती है, पहले तो आपको ये जानना होगा कि अक्रिस्टलीय क्रोड किसको कहते हैं। अक्रिस्टलीय क्रोड का मतलब क्या हो गया, चुंबकीय कोर, यानी कि चुंबकीय पदार्थ है ना। अक्रिस्टलीय कोर मतलब चुंबकीय कोर। अक्रिस्टलीय कोर हम किसी ट्रांसफार्मर में इसलिए लगाते हैं क्योंकि एनर्जी खपत को कम कर सकें। क्यों कम होगा, क्योंकि चुंबकीय कोर जो है, इस चुंबकीय कोर में हिस्टैरिसीस हानि है ना, जो हिस्टैरिसीस हानि है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। और जब हिस्टैरिसीस हानि कम हो जाती है तो आपको पता भी है कि हिस्टैरिसीस हानि कम होने से एनर्जी लॉस कम हो जाती है, एनर्जी लॉस कम हो गया। और दूसरी बात, चुंबकीय कोर से जो चुंबकीय फ्लक्स है, जो चुंबकीय फ्लक्स है ये आसानी से ट्रेवल कर पाती है, यानी कि चुंबकीय पदार्थ में रिलक्टेंस का मान कम होता है और जो चुंबकीय फ्लक्स है ना, चुंबकीय फ्लक्स आसानी से उसमें से फ्लो कर पाता है। रिलक्टेंस का काम है फ्लक्स के प्रवाह को रोकना, जैसे कि रेजिस्टेंस का काम होता है करंट के प्रवाह को रोकना, ठीक है। तो चुंबकीय कोर है तो फ्लक्स भी आसानी से ट्रेवल करेगा और फिर हिस्टैरिसीस हानि कम होने के कारण एनर्जी भी लॉस कम होगी। इसलिए दोस्तों क्या होगा कि जो हमारी ट्रांसफार्मर है इसका परफॉर्मेंस बेहतर होगा, एफिशिएंसी अच्छी होगी। तो यहाँ पर लिखा है आंसर में कि इसमें नियमित क्रिस्टलीय संरचना का अभाव होता है, ठीक है। चलिए, औद्योगिक कार्यशालाओं में किस वायरिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो ये तो कंसील्ड वायरिंग होती है। औद्योगिक ही छोड़िए, आज के टाइम पे ही जो बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, सरकारी दफ्तर जितने होते हैं, और जो घर गांव में भी जो आज के टाइम पे स्कूल बन रहे हैं, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, विद्यालय हो, है ना, स्कूल हो, वहाँ पर जितनी भी वायरिंग करी जाती है ये कंसील्ड वायरिंग ही की जाती है, यानी कि अंदर वायरिंग की जाती है। और ये वायरिंग तभी कर ली जाती है जब छत पड़ती है आपकी, जब छत में लेंटर होता है, सरिया वगैरह बिछाते हैं लेंटर करने के लिए, छत ढालने के लिए, उसी टाइम पर पाइप के द्वारा ये कंड्यूट वायरिंग डाल दी जाती है। और पाइप डालने के बाद फिर उसमें सीमेंट कंक्रीट वाली जो पीसीसी आरसीसी क्या बोलते हैं उसको होता है, वो छत फिर उससे बना देते हैं ना। तो छत भवन निर्माण के समय ही कंड्यूट वायरिंग की जाती है। और कंड्यूट वायरिंग की सबसे बड़ी खासियत होती है कि 500 वोल्टेज तक ये काम करती है, ठीक है, ये चीज़ें। बाकी ये बहुत खर्चीली वायरिंग है, ये भी ध्यान रखिए, जिसके पास पैसा नहीं है तो वो इस वायरिंग को नहीं करा सकता। लेकिन एक बात ये भी है कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग बनवा रहा है, तो जब वो 100 लाख 80 लाख 50 लाख का बिल्डिंग तैयार करवा सकता है तो 5 लाख का ये वायरिंग भी करवा सकता है, ये भी बात सही है, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। बाकी आपकी ये जो शीशा आच्छादित वायरिंग है ये वहाँ पर करते हैं जहाँ पर आइस गोडाउन होता है, बर्फ़ वाली जो गोदाम होती है वहाँ पर, और जहाँ पर नमी वाला काम होता है, जहाँ पर मॉइस्चराइज बहुत ज़्यादा होती है ना, वहाँ पर ये शीशा वाली वायरिंग करी जाती है। आगे बढ़े, एसी मोटर के कॉलर का उपयोग सामान्यतः मोटर के किस भाग के चारों ओर किया जाता है। अब देखिए, मुझे भी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा संदेह है, संदेह इस बात को लेकर के कि फील्ड पोल इन्होंने आंसर किया हुआ है, किस हिसाब से किया हुआ है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होगा कि रोटर पर,
किसके चारों ओर किया जाता है? रोटर के चारों ओर किया जाता है। यानी कि जो कॉलर होता है रोटर के चारों ओर की जाती है, और कॉलर करने का उद्देश्य एक ही होता है कि जो स्टेटर होता है, स्टेटर के अंदर रोटर को फिट किया जाता है, तो फिट आसानी से की जा सके रोटर को, इसलिए कॉलर की जाती है रोटर के चारों ओर। लेकिन इन्होंने फील्ड वाइंडिंग किया है या फील्ड पोल किया हुआ है। अब यही जाने इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हमारे हिसाब से तो रोटर होगा। नमी या धूल वाले पर्यावरण में औद्योगिक वायरिंग के लिए प्रायः निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसके लिए तो भीतरी वाइंडिंग, वही कंड्यूट वायरिंग सही है। फिर है वाइंडिंग से रिलेटेड है कि कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग वाली 3 फेज एसी मोटर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये है संकेंद्रिक कुंडली के लिए कुंडलियां बनाने हेतु स्टेप्ड फॉर्मर का उपयोग करते हैं। स्टेप्ड फॉर्मर का मतलब ये होता है कि जो संकेंद्री वाइंडिंग होता है, जो आपने देखा होगा कि जो एक इलेक्ट्रीशियन है जो मोटर की रिवाइंडिंग करता है, वो वाइंडिंग जब तैयार करता है, कॉइल जब तैयार करता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है? लकड़ी का बना होता है ना, आपने देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा, लकड़ी का बना होता है, उसी पे लपेट के कॉइल तैयार करता है वो, है ना। तो वैसे ही कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग की कॉइल तैयार करने के लिए स्टेप्ड फॉर्मर्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक धारा प्रचालित यानी ELCB में सभी चालकों में धारा का सदिश योग शून्य से भिन्न होता है, तो क्या होता है? ELCB सर्किट को स्वतः ही भंजित कर देता है। शून्य से भिन्न होता है यानी कि शून्य से भिन्न का मतलब क्या हो गया? शून्य से भिन्न का मतलब ये हो गया कि ये एक मान लीजिए एक कूलर है ना, ये एक मान लीजिए कूलर है, इस कूलर में फेज और न्यूट्रल आ रही है, इस टर्मिनल बॉक्स में फेज और न्यूट्रल आ रही है। ठीक है ना, इसके बॉडी में अभी करंट कितना है? 0 एम्पियर, यानी कि लीकेज करंट 0 एम्पियर है। ठीक है, अगर इसमें मान लीजिए कि 0.01 एम्पियर करंट अगर आ गया तो भी ये सर्किट को ब्रेक कर देगा, यानी कि 0 एम्पियर और 0.01 एम्पियर, इन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है ना, तो उसी डिफरेंस को ये बता रहा है। ठीक, लीकेज करंट लीकेज होते ही सर्किट को ब्रेक कर देगा। और दूसरी बात कि ये वोल्टेज ऑपरेटेड और करंट ऑपरेटेड दोनों प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इसको कहा जाता है। आगे जो सवाल था वो है कि हाई पावर AC मोटर में आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए किस कुंडलन तकनीक यानी वाइंडिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है? ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा की जाती है, और ये प्रतिकारित कुंडली, जिसको कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहते हैं। देखिए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग करी कहाँ पर जाती है? तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग, जैसे कि ये हमारी मोटर हो गया, मोटर का स्टेटर हो गया, है ना, और यहाँ पर ये क्या होंगे? पोल होंगे। ठीक, ये क्या है? मोटर का पोल है। ये देखिए मोटर का पोल है ना। तो मोटर का जो पोल है इसी पोल पर ही करी जाती है, इसी पोल के पोल फेस पर, यहाँ पर ये पोल फेस है। ठीक है ना, इसी पोल फेस पर हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग लपेटते हैं, और पोल फेस पर जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग लपेटी जाती है वो कितना होती है ना, ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो वो जैसे कि आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है ये मोटे तार की होती है, तो ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी किस तार की होगी? ये भी कॉपर के मोटे तार की होगी। लेकिन 1/3 होता है, किसका 1/3? आर्मेचर वाइंडिंग का 1/3 कंपनसेटिंग वाइंडिंग लपेटी जाती है। लपेटों की संख्या 1/3 होती है ना, और जितना करंट इसमें पास होता है उतना ही करंट इसमें पास होता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि अलग अलग तरीके से सवाल यहाँ से एग्जामिनर पूछ लेता है आपको फंसाने के लिए। कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस पर्पज से लगाया जाता है? कम्यूटेशन को ख़त्म करने के लिए, यानी कि स्पार्किंग को ख़त्म करने के लिए हम प्रतिकारित वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है कि मेगा ओम मापी का प्राथमिक उपयोग क्या है? कि विद्युत रोधी प्रतिरोध और सांतत्य की जांच करना। जो मेगा ओम मीटर है, मतलब कि मैगर जो है ये ना सिर्फ इंसुलेशन का रेजिस्टेंस चेक करता है बल्कि कंटिन्यूटी को भी चेक करता है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? मान लीजिए कि एक मोटर की वाइंडिंग है, उसमें बहुत सारे क्या है,
टर्न लपेटे गए हैं। अब इस टर्न में हमें ये नहीं पता चलता कि कहीं से तार टूटा है कि नहीं टूटा है, जब इसको हम खोल के देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि टूटा है, लेकिन मोटर को बार बार थोड़ी ना खोलेंगे हम, तो हम एक मैगर मीटर का यूज़ करते हैं। अगर तार की कॉइल, वाइंडिंग की कॉइल कहीं से टूटी है तो फिर ये कंटिन्यूटी चेक करके बता देगा, ठीक है ना। एक एलईडी लैंप होती है, अगर तार नहीं टूटी है तो एलईडी लैंप जल जाती है, अगर तार कॉइल कहीं से टूट गई है तो एलईडी लैंप नहीं जलती है। इस प्रकार से इसका परीक्षण किया जाता है, ठीक है ना। देखना अगला है 94 नंबर का कि एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में आर्क प्रवणिका, आर्क कट की क्या भूमिका होती है। आर्क शटर जो होता है, आर्क उसको शटर भी कहते हैं, ये क्या करता है कि ट्रिपिंग के दौरान उत्पन्न होने वाले आर्क को बुझा देती है। देखिए हमारी एमसीबी खराब कब होती है, हम जानते हैं ना कि एमसीबी एक बार खराब हो जाने के बाद उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। जब सर्किट ओवरलोड होती है तो कई बार एमसीबी ट्रिप हो जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वोल्टेज सर्ज हो जाती है। सर्ज वोल्टेज का मतलब एकाएक वोल्टेज का 10 गुना बढ़ जाना, और सर्ज करंट का भी केस आता है, एकाएक करंट का 10 गुना बढ़ जाना या 20 गुना बढ़ जाना, 5 गुना बढ़ जाना। तो ऐसे में ये होता है कि एमसीबी के अंदर आग लग जाती है। अब आग लग जाती है, उस आग को बुझाने के लिए आर्क शटर यूज़ किया जाता है, आर्क शूटर भी बोला जाता है। एमसीबी के अंदर आर्क शटर इस प्रकार से होती है, पत्ती होती है ना, ये देखिए ऐसे आर्क शटर लगी होती है। ये एक प्रकार से पत्ती होती है जो कॉपर की बनी होती है, और देखिए ये अलग अलग टुकड़ों में नहीं है, इसकी लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। मान लीजिए कि 5 मीटर लंबी है ना, छोटे से जगह में 5 मीटर लंबी एक पत्ती को एडजस्ट किया जाता है। और इतनी लंबाई इसलिए रखा जाता है क्योंकि लंबाई बढ़ने से क्या होता है कि रजिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर रजिस्टेंस बढ़ गई तो रजिस्टेंस करंट के समानुपाती है, रजिस्टेंस बढ़ गया, सॉरी करंट के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या हो जाएगी, घट जाएगी, करंट क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। और करंट घट जाएगी, यही तो हम चाहते हैं कि करंट घट जाए। आर्क शूटर का काम है कि आर्क को खत्म करना, है ना। आर्क भी कम हो जाती है जिससे स्पार्किंग कम हो गई और करंट का भी मान कम हो जाता है। तो ये सारा जो मैनेजमेंट है, ये सारा जो व्यवस्थाएं हैं एमसीबी के अंदर की जाती हैं। जब औद्योगिक वायरिंग में तार की लंबाई में वृद्धि की जाती है तो तार साइज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तार साइज भी वृद्धि हो जाएगी। तार के साइज पे वृद्धि नहीं करेंगे तो तार की लंबाई अगर आप बढ़ाते हैं तो रजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रजिस्टेंस बढ़ेगा तो तार हीट हो जाएगी, जिससे इंसुलेशन बाय बाय टाटा हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंगल कोर शीथ चैनल केबल को मानक सॉलिड केबल से पृथक करती है ना। ये धात्विक आवरण में तेल नलिकाओं में उपस्थिति, यानी कि जो शीथ होती है उसमें डक्ट होते हैं, इस केबल में अंदर डक्ट भरे होते हैं, उस डक्ट में ऑयल भरी होती है। क्या होता है कि जैसे जो बड़े बड़े मोटे मोटे केबल होते हैं उनके अंदर देखिए ऑयल वाली सुविधाएं होती हैं, डक्ट में ऑयल भरी होती है। वो ऑयल का काम होता है कि जैसे ही ओवरलोडिंग के कारण केबल हमारी हीट होती है तो उस हीटिंग को ख़त्म करना, उस हीटिंग को ख़त्म करना। नहीं तो 3 कोर वाली अगर केबल है RYB, तो अगर हीट हो गई, मान लीजिए R फेज में अगर ज़्यादा लोड है तो R फेज हीट हो जाएगी, बगल में Y फेज है, R फेज डैमेज होगा उसका इंसुलेशन तो Y फेज को भी डैमेज कर देगा, और R फेज Y फेज आपस में संपर्क में अगर आ गए तो भयानक शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, तो बहुत बड़ा खर्चा उठ जाएगा और दुर्घटनाओं का कारण भी बन जाएगा। तो इन सभी से निजात पाने के लिए केबल के अंदर डक्टिंग कर दी जाती है और उस डक्ट में तेल भर दी जाती है। वो तेल क्या करता है कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को, है ना। ये सारी बातें। भूमिगत केबल में इंसुलेशन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है विद्युत लीकेज और शॉर्ट सर्किट को रोकना। भूमिगत केबल में विद्युत रोधन केबल का चयन करते समय किन बिंदु पर विचार करना चाहिए, तो विद्युत प्रतिबल, यानी कि विद्युत प्रतिबल का मतलब क्या होगा, करंट स्ट्रेस और बाह्य पर्यावरणीय कारकों का प्रतिरोध करने की क्षमता पर। बाह्य पर्यावरणीय कारकों का प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया कि अगर बाहरी वातावरण खराब है, जैसे कि बहुत ज़्यादा हीट है, उस हीट को सहन कर सके, ऐसा केबल का इंसुलेशन होना चाहिए। और बाहर अगर बहुत ज़्यादा नमी है तो उस नमी को इंसुलेशन अंदर ना आने दे, अंदर आने से रोके,
ऐसा इंसुलेशन क्वालिटी वाला होना चाहिए, है ना। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम केबल के इंसुलेशन का चयन करते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में घुर्डी चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा निर्मित होता है? तो 3 फेज वाइंडिंग, है ना, 3 फेज एसी करंट चाहिए, 3 फेज की सप्लाई चाहिए, तभी जा करके, देखिए ऐसी बात नहीं है 3 फेज में ही एक फेज से कभी भी घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड नहीं उत्पन्न होता है। इसीलिए सिंगल फेज मोटर में हम कैपेसिटर लगाते हैं कि एक तो मेन फेज हो गया और दूसरा कैपेसिटर से फेज उत्पन्न करा लिए, 2 फेज हो गया और 2 फेज में घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। 2 फेज में ही होता है, 3 फेज में भी होता है, यानी कि 2 फेज कम से कम चाहिए घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के लिए, है ना। तो स्टेटर वाइंडिंग में 3 फेज प्रत्यावर्ती धाराओं के कारण घुर्डी चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो जाता है ना। इसीलिए मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। लास्ट सवाल, 3 फेज प्रेरण मोटर में दोषपूर्ण स्टेटर वाइंडिंग से उत्पन्न अधितापन का उपाय क्या है? दोष को दूर करें और स्टेटर को रिवाइंडिंग करें, यानी कि स्टेटर वाइंडिंग में ओवर हीटिंग हो रही है बार बार, तो क्या होता है ओवर हीटिंग होने का, जैसे कि मोटर बहुत दिन का हो गया, बहुत पुराना हो गया तो क्या होता है कि उसकी जो कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है वो घट जाती है ना, क्योंकि उसमें मान लीजिए कई बार ओवरलोड पे भी मोटर हम चलने देते हैं। कई बार क्या होता है कि लोड तो ठीक ठाक है लेकिन धूप में रखी हुई है मोटर, तो धूप के कारण मोटर की वाइंडिंग बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है ना। उस पर धूल पड़ रहा है, डस्ट पड़ रहा है, नमी पड़ रहा है, सबको वो वाइंडिंग सहन कर रही है। तो एक दिन ऐसा आता है कि वाइंडिंग जलती तो नहीं है लेकिन मोटर की कैपेसिटी काम करने की कम हो जाती है, तो वो कम लोड पे ही हीट होने लगती है। तो ऐसे केस में ना बार बार मोटर आपको परेशान करेगा। तो सिंपल सा इसका एक ही फंडा है कि उसके स्टेटर वाइंडिंग को बाहर निकाल फेंको और फिर नया स्टेटर कॉइल डालो उस पर, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए स्टेटर कॉइल डालने की ज़रूरत नहीं है तो फॉल्ट को ढूंढिए, किस वजह से ये हीटिंग हो रही है ना, तो फॉल्ट को दूर करिए। दोनों रीज़न है आपके पास, दोनों में से किसी भी एक को अगर आपने कर लिया तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, यहाँ से पूरा कंप्लीट सवाल हो चुका है 60 सवाल, जिसमें तीनों खंड है ना, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड थ्योरी, तीनों सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं। ओके, फिनिश हो चुका है। 60 प्रश्नों का हमने लगातार सामना किया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सॉल्यूशन कराने में। अब आपको कितना अच्छा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा लाइक करिएगा, आपका लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन बनता है, और फिर सेशन को अपने दूसरे साथियों तक शेयर भी करिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और लौट कर फिर से आइएगा हमारे इस क्लास में। देखते हैं कि अगला जो हमारा पेपर सॉल्यूशन होगा वो किस शिफ्ट का होगा और किस डेट का होगा, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।